Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. We have with us Mr. Jayant Garg, and it is my privilege that in his journey I have contributed a little through my guidance, and let me welcome him. Thank you, sir. So we also have his better half with us. So let's welcome her. Please welcome. So let's welcome Mrs. Aparna. Thank you. So it's a moment of celebration, and आपके जो effort है, आपकी जो मेहनत है, उनका रिवार्ड इनको भी मिलना चाहिए. मिल ही रहा है वैसे तो, मिलेगा ही. But definitely it is always the wish of the better half कि you get ahead and ahead. So I wish all the best to both of you. Thank you, and sir. I welcome you. So I will request that please share your journey of UPSC. How did you progress, and especially about the commerce and accountancy optional, like how to prepare, and whatever queries you people have, please share those queries with. So hi everyone, good afternoon. So by profession I am a chartered accountant. So that is the basic background why I choose the commerce and optional. So I started preparation in my 2022. फर्स्ट तो मेरा इंटरेस्ट इससे जागा कि जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी मच कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड डायरेक्टली लिंक्ड व्हाट हैपनिंग इन अराउंड द वर्ल्ड इन आवर कंट्री. जो भी हो रहा है वो सारा कुछ हमें पढ़ने को मिल रहा है. तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है. तो इससे हमारी इंटरेस्टिंग होने के कारण मेरा इंटरेस्ट जागा इस चीज में. तो आप लोग भी जब पढ़ रहे होगे, ऑल्दो इट्स अ वेरी लॉन्ग टायरिंग जर्नी, बट आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा. आप रिलेट कर पा रहे होगे कि कैसे कंट्री चलता है, कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी वर्क कर रही है. जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वर्ल्ड में, हमारा पार्ट हो सकता है कल को हम इसको सॉल्व करें. हम इस चीज का एक अपने कंट्री को बेटर बना सकते हैं. इससे हमारा ये सबसे बड़ी मोटिवेटिंग फैक्टर है इस जर्नी में. तो इससे ही मेरा मोटिवेशन जागा ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का. तो मैंने ट्राई करा कि 2021 का मैं अटेम्प्ट दूं, बट आई कुडंट क्लियर दैट प्रीलिम्स. ऑल्दो आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन दी सीए एंड एवरीथिंग. फिर भी मेरा 21 का अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम भी नहीं क्लियर कर पाया. उसका बिगेस्ट रीजन क्या था कि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो कभी भी थॉरो नहीं रही थी उस टाइम पे. बिकॉज एकदम से आप आते हो, मैं पहले कॉर्पोरेट में काफ़ी 5-6 साल काम करा मैंने, तो मेरी जो प्रिपरेशन थी बहुत लिमिटेड थी. मेरी अंडरस्टैंडिंग ही लिमिटेड थी चीज़ों की. तो मुझे लगता था कि जो मैंने बुक में पढ़ लिया वो मेरे याद हो गया तो मैं लिख दूंगा और मेरा मार्क्स आ जाएंगे और मेरा क्लियर हो जाएगा. बट दैट वॉज अ वेरी मायोपिक थिंकिंग आई वॉज हैविंग. ताकि आप जो भी पढ़ते हो ना उसको समझो, डीप में समझो. क्योंकि यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, वो जो न्यूज़पेपर में लिखा आएगा, ये सिटी का नाम आया, कुछ भी आएगा, उस पर डायरेक्टली नहीं आएगा, तुम्हारी एप्लीकेशन पे आएगा. उस पर जो तुम पढ़ोगे ना उस पर कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसका क्या डीप में अंडरस्टैंडिंग है, हमेशा क्वेश्चन उस पर आएगा. जब ये चीज़ मुझे समझ आई तो मैंने जब पहला प्रीलिम्स 22 में दिया तो मेरा क्लियर हुआ. मैं उसी साल प्रीलिम्स में बैठा और मेंस दिया, इंटरव्यू भी दिया, बट मेरा इंटरव्यू में 1-2 मार्क्स के कारण नहीं क्लियर हो पाया. बट मेरी प्रीलिम्स अगले साल 2 दिनों बाद प्रीलिम्स था. ठीक है, मेरी प्रिपरेशन 2 दिनों में कितनी प्रिपरेशन हो सकती है, बट मेरा फिर भी क्लियर हुआ. उसका रीजन क्या था कि मुझे 22 में समझ आ गया था कि उसको डिमांड क्या है क्वेश्चन. उसकी डिमांड यही है, जो भी आप स्टडी करते हो उसको हमेशा अपनी नॉलेज को वाइड रखो और उसकी एप्लीकेशन समझो. और जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो हमेशा ये ध्यान रखो कि कभी भी यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ प्रीलिम्स तक सीमित नहीं है. प्रीलिम्स के बाद मेंस आएगा, इंटरव्यू आएगा. तो अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा डेवलप करना है तुम लोगों को.
ठीक है। तो हमेशा प्रीलिम्स के बाद मेंस आना है, तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो आपकी डे 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको प्रीलिम करा उसके बाद 2 महीने बाद सोच रहे हो यार मेंस आना है, अब तो तैयारी है नहीं, तो कभी भी मेंस की तैयारी 2 महीने में हो नहीं पाएगी। और साथ के साथ आपका फिर इंटरव्यू आएगा, तो अगर आप कहोगे कि मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करूंगा जी, मैं सारा दिन बुकिश नॉलेज लेके, यू कांट क्लियर द इंटरव्यू। फॉर दैट यू ऑल्सो नीड टू इंटरेक्ट विद अदर्स so that you build your personality also along with your knowledge. So that is the key to success. This is the key to success because आपको तीनों चीजें कवर करनी है, and also सिर्फ प्रिपरेशन करके क्लियर नहीं करना, हमें आगे का भी बनना है, तो we have to be a better person, better officer and also in service. So for that also we need a good ethics in our life and always think, because ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जहाँ पे कोई चीटिंग नहीं है, बिल्कुल फेयर डील है। आप लोग जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप सक्सेस पा पाओगे, तो हमेशा रेडी रहो सक्सेस को अचीव करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, जो मेरे लिए हमेशा वर्क करी है, कि कंसिस्टेंसी चाहिए इस एग्जाम में। अगर आपका आज प्रीलिम्स हुआ है या मेंस हुआ है, आपके पास 2 दिन भी है ना, तो आप कभी भी अपनी बुक्स को दूर नहीं करना, ठीक है। अपनी हमेशा कंसिस्टेंसी, जो आप पढ़ रहे हो, आप अखबार फॉलो करते हो, कुछ भी करते हो, उसको कंसिस्टेंटली करना ही करना है, ठीक है। और अभी आप सबका तो कॉमर्स ऑप्शनल होगा, ठीक है, तो आई कैन शेयर समथिंग्स ऑन द कॉमर्स ऑल्सो, कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही है हमेशा से। बिकॉज मेरा बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे लिए कॉमर्स लेना इज़ अ ईजी सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी थी। बट इसमें थोड़ा सा वास्ट है एज कम्पेयर टू CA ऑल्सो, बिकॉज इसमें आपका जो अपना पेपर 2 है उसमें सारा कुछ मैनेजमेंट स्किल्स टोटली आते हैं, ठीक है। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन कैसे ली थी, ऑल्दो टीचर्स प्रोवाइड मी गाइडेंस लाइक राहुल सर एंड वेरियस अदर टीचर्स विच आई मटेरियल विच आई रेफर, बट उसके साथ साथ आपको कॉन्टिन्यूसली अपने खुद के नोट्स जरूर बनाने हैं कॉमर्स के। बिकॉज जब कॉमर्स का पेपर आता है ना, आपके GS के पहले हफ्ते में पेपर खत्म हो जाएंगे 3 दिनों में, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपका सीधा ऑप्शनल का ही पेपर है, देखो। और ऑप्शनल के पेपर में आपको पूरा रिवाइज करना है सारा का सारा 1 हफ्ते में, क्योंकि आप GS के पहले आप सारा दिन GS के 4 पेपर रीड कर रहे होगे, ठीक है। उसके बाद उस टाइम पे आपको ऑप्शनल का बिल्कुल दिमाग वॉश हो जाएगा, बिकॉज दिमाग में इतना कुछ बोझ चल जाता है कि मुझे GS का ये लिखना है, पेपर खत्म करना है, ये करना है, वो करना है। आपका कॉमर्स का ऑप्शनल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो आपको हमेशा ऑप्शनल की तैयारी करनी है उस हफ्ते में। तो हमेशा अपने नोट्स को रेडी रखो कि आप 1 हफ्ते में पूरा का पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करोगे, बिल्ड अ स्ट्रेटजी फॉर दैट। सो फॉर दैट व्हाट आई डिड वाज आई मेड आई टुक वन रजिस्टर एंड मेड अ शॉर्ट नोट्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है, ताकि मैं उस हफ्ते के अंदर वो सारा रजिस्टर पढ़ सकूं। एंड ऑल्सो आई रिटन कि कौन सा न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल का नंबर, नाम एंड पेज नंबर, ताकि वो वाला न्यूमेरिकल मैं उस दिन पढ़ूं और दैट वुड रिप्रेजेंट एंटायर चैप्टर, कि मुझे सारे न्यूमेरिकल ना सॉल्व करने पड़े, सिर्फ एक न्यूमेरिकल करने के बाद मेरे वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। और सेम यू हैव टू डू इन दी एग्जाम पेपर 2 ऑल्सो, उसमें भी आपको नोट्स बनाने हैं और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मार्क करना है हमेशा, ठीक है। और उसके छोटे छोटे नोट्स बनाने। पेपर 2 का सबसे अच्छा फंडा क्या है, आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, बिकॉज उसमें अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, लाइक आई ऑल्सो यूज टू राइट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, आई यूज टू राइट की इन सिंपल डेफिनेशंस इन माई ओन लैंग्वेज, बट दैट वॉन्ट वर्क फॉर मी इन दैट। एंड सेकेंड अटेम्प्ट मुझे पता था कि मुझे डेफिनेशन याद करनी है, तो आई लर्न दैट डेफिनेशंस, एंड बाकी आप लिख सकते हो अंदर से, बट डेफिनेशंस और कीवर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर एंड यूज दैट इन योर आंसर शीट, and that is the formula to get a good marks in paper 2. And for paper 1 you have to ensure that your paper completes on time. और कभी भी मुझे काफ़ी मेरे दोस्त पूछते हैं कि भाई मैं न्यूमेरिकल करूं या वो कि रिटर्न पार्ट करूं, बट कभी भी आपका एग्जाम 1 पूरा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल करो या सिर्फ रिटर्न थ्योरी वर्क करो, आपको दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज कोई ना कोई पॉइंट पे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel.
and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. और किसी को कोई और डाउट है? सर डाउट इन द सेंस ऐसा है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली की चाह रहा हाँ जी। मैं अगले साल मैं दूंगा तो एज अ सीए मेरे लिए भी कॉमर्स कम्स इजी एंड एवरीथिंग, बट जीएस के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है सर। जीएस सो व्हाट इज, अभी दिसंबर फर्स्ट वीक खत्म हो गया, सो एक इमीडिएट किक स्टार्ट कैसे करें इफ वी कंसीडर कि अभी कॉमर्स हमको जीरो आता है, खाली क्लासेस करी है वो भी फिर 70% कंप्लीट हुआ, 30% सिलेबस अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। इन क्लासेस, तो उसके साथ जीएस को मिला के फिर हाउ एक टाइमलाइन बता दीजिए कि जनवरी तक या फरवरी तक ऐसे करके आपके हिसाब से, बिकॉज वो कैलकुलेट कर पाना कि यार ये सही कर रहा हूँ अभी मैं जीएस करके या ऑप्शनल करके, व्हाट शुड आई डू। एंड ऑप्शनल में ऐसा है कि क्लासेस भी कुछ कुछ काफी लोगों की कुछ पहले की पेंडिंग होगी, तो 25-30 क्लासेस वो भी कवर करनी है, सो हाउ टू गो अबाउट इट, ये खाली एक क्वेश्चन था अभी। और सबसे पहली बात यार, कभी भी ना आप कहोगे कि मेरे पास टाइम कम रहता है ना, ये सबके लिए टाइम हमेशा कम है। यूपीएससी के एग्जाम में जितना भी पढ़ लो, क्योंकि आज जैसे सीरिया में लड़ाई चल रही है, ठीक है, एक पूरा टॉपिक ऐड हो गया, क्या फिर टाइम कम हो गया, जिसके पास टाइम ज्यादा भी होगा, कल को कोई और लड़ाई शुरू हो जाएगी, कुछ हो गया तो टाइम फिर कम आ गया। मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन कॉर्पोरेट जॉब के साथ करी है, ठीक है, तो मेरे लिए तो मेरी लास्ट इवन जब मेरा एग्जाम था उससे एक हफ्ता पहले तक मैं ऑफिस जाता रहा हूँ, ठीक है, तब भी तैयारी करी है। बस इतना है कि आप अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, ठीक है, एक टाइम टेबल लो जिसमें सारे सब्जेक्ट लिखो A to Z। अपने 13-14 सब्जेक्ट है, अगर आप एक एक अलग सब्जेक्ट कर देते हो, ठीक है, उस सबको लिखो और डिवाइड योर मंथ अकॉर्डिंगली, कि मैं एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा इतने दिन में करूंगा, जैसे मर्जी करूंगा, ठीक है ना, और अच्छे से करना है उसको। अगर आप उसको स्ट्रिक्ट रहोगे और उसमें आगे हर रोज एक लिखो कि मैं एक दिन आज हो गया, आज इसका एक दिन हो गया, आज इसका एक दिन हो गया, आप किसी भी रैंडम ऑर्डर में पढ़ो, बट उस दिन के अगर 5 दिन लगाए हैं तुमने एक सब्जेक्ट पे, लगाने जरूरी है उस 5 दिन पे, और उस 5 दिन में खत्म करना है आपको उसको। और बैलेंस करने के लिए अभी जैसे जनवरी आ जाएगा, जनवरी के बाद फेब से आप सिर्फ अपने प्रीलिम की तैयारी शुरू करो, ठीक है। ऑप्शनल का आपने क्लासेस ले ली हैं, अभी तक आप थोड़े रिटन प्रैक्टिस जरूर करो ऑप्शनल की, पुराने पेपर उठा लो, 2-2, 3-3 आंसर क्वेश्चन पेपर लिख के देखो और 2-2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। उसके बाद फेब के बाद आप सिर्फ प्रीलिम पे फोकस करो, ठीक है, तो प्रीलिम पे फोकस करो, सीसेट करो साथ में, सीसेट को कभी नहीं छोड़ना, सीसेट को साथ करना। हाँ बताओ। मैं कह रहा था तो जनवरी तक क्लासेस कंप्लीट और एक बार पढ़ के इज इट इनफ कि मैं मेंस के 2-2.5-3 महीने बता दिया, इफ आई गो इज दैट ओके कि मेरे को ऑप्शनल पे 3-4 बार रिवीजन पहले ही करना जरूरी है? यार 1-2 बार आपने कर ली है तो आप उस 2 महीने में भी 2 बार कर सकते हो फिर, हाँ करेक्ट, ठीक है। 2 बार अभी भी, वैसे भी अगर आप अभी पढ़ोगे ना तो प्रीलिम के आगे आने के टाइम पे आप ऑप्शनल का भूल जाओगे उस टाइम पे तक, ठीक है, तो आप ऑप्शनल का उस टाइम तक भूल जाओगे, चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, चाहे 4 बार प्रिपरेशन कर लो आप, क्योंकि उस टाइम पे हमें फोकस क्या होता है, हमेशा हर चीज में फोकस क्या रहता है हमारा, जो पेपर आने वाला है, ठीक है, हमेशा माइंड सबसे ज्यादा उसको ऑक्यूपाई करेगा जो पेपर आने वाला है। उस टाइम पे तक आपने अगर 2 बार प्रिपरेशन कर लिए तो इट इज इनफ, उसके बाद आप जब फिर से रिकॉल करोगे, बट आप ऐसा ना लगे कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, मेंस के टाइम जाके आपने क्लासेस ले ली हैं, अपने नोट्स रेडी हैं, तो आप उस टाइम पे रिटन प्रैक्टिस ऐसे आप रिटन प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि क्या होता है, मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरा फर्स्ट मेंस था मैंने कभी भी लिख के नहीं देखा था, मैंने जब स्टार्ट करा पूरे 3 घंटों में मेरे सिर्फ 10 क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, और इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन पूरे करने ही करने हैं 3 घंटे में, ठीक है, तो मेरे 10 क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, तो मुझे आधी टेंशन तो ये थी कि मैं 10 से 20 पहुंचूंगा कैसे, तो उसके लिए मुझे काफी ज्यादा रिटन प्रैक्टिस ही करनी पड़ी, ठीक है। मैं अपने कंटेंट पे इतना जोर नहीं दे सका जितना मुझे रिटन पे करना पड़ा, ऑल्दो मेरी स्पीड बन गई थी, बट उसका कंटेंट पे आपका फिर डैमेजिंग इंपैक्ट आता है, ठीक है, तो आपकी रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले भी, ताकि आपको ऐसा ना लगे बिल्कुल नया कुछ आ गया मेरे लिए लिखने को। आप रिटन प्रैक्टिस करो, फेब के बाद आप प्रीलिम पे फोकस करो, प्रीलिम के लिए टेस्ट लगाओ, सीसेट की तैयारी करो, साथ में जीएस करो।
हाँ प्रीलिम्स आर डिफिकल्ट। टैकल करने के लिए फिर व्हाट डू यू सजेस्ट, स्टैंडर्ड बुक्स एंड उसके अलावा? यस, स्टैंडर्ड बुक्स तो है ही अपनी, जो लक्ष्मीकांत वो कर रहे हो, दैट इज द बेसिक थिंग विच वी हैव टू डू। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका न्यूज़पेपर जो पढ़ते हो, आप कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैं लाइक आई यूज्ड टू रेफर द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, और साथ में कई बार हिंदू भी रेफर करता था। हिंदू के मैं, जैसे अभी लोग कहते हैं कि एक न्यूज़पेपर से ज्यादा पढ़ा नहीं जाएगा, टाइम नहीं होगा, तो एक भी न्यूज़पेपर आप खुद पढ़ लो, एक के आप किसी क्लास के नोट्स रेफर कर लो, ठीक है। डेली जो कंप्रिहेंसिव एनालिसिस आते हैं, आपको उससे कीवर्ड्स हो गए, कोई करंट अफेयर हो गया, आपको कुछ छूटेगा नहीं, तो वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। और हम कॉमर्स वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। जैसे मुझे सबसे पहले दिक्कत क्या हुई थी, मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस मेरा। मैं जब पहली बार देने गया था, मैंने सारा कुछ पढ़ लिया कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या रहती है, नई क्या मशीन बनी है, क्या इंजन बना है, सब पढ़ लिया। बेसिक चीज ही नहीं आती थी, कौन सा एसिड में बेस डालोगे तो क्या बन जाएगा, बट यूपीएससी वो भी पूछता है, ठीक है। बट वो पूछता ज्यादा है, बल्कि उसको पता है ये बंदा पढ़ के आया होगा कि डिफेंस टेक्नोलॉजी किसने लगाया, हाइपरसोनिक मिसाइल किसने करा, वो पढ़ा होगा सबने, बट बेसिक चीज किसी ने नहीं पढ़ी होगी ढंग से। तो अपने को कॉमर्स वालों को बेसिक साइंस का भी पूरा आना चाहिए, ठीक है ना, उस पर फोकस जरूर रहना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो साइंस के भी 15-20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो जरूर होने चाहिए हमारे अटेम्प्ट। बिकॉज हम अपना इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट कर लेंगे, पॉलिटी, बट उस टाइम पे हमें करना सारा कुछ ही है। सर हम लोगों ने काफी सारे पहले भी टॉक सुने हैं और काफी सारी चीजों से पता चला है, एक ना जोर ये पड़ता है कि वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपके पास, नए अलग हर एक सेगमेंट का आपको एक अलग इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सारी चीजें प्रिपेयर करके जानी है। बट इट इज ऑन द सेम हैंड, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्लास नोट्स ही पढ़ के उनका ही कंसाइज नोट्स बनाना, उसी में से एग्जांपल जो सर ने दिए हैं वही इंक्लूड करना आंसर्स में, डेटा उतना ही याद रखना जितना बेसिक, वही बहुत बड़ा टास्क लग जाता है। सो हाउ डिड यू, व्हाट इज योर टेक ऑन वैल्यू एडिशन, और whether you should do it, not do it, and do it तो कैसे, especially for first attempt? ठीक, ये वैल्यू एडिशन तो करनी जरूरी है। देखो स्ट्रक्चर जो बोला गया है कि इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन, वो तो आपके हर बेसिक जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है पेपर, वो एक्सपेक्ट करता ही है कि ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिख रहा है उसको ये पता होगा, ठीक है। बट इसका लोड लेना कि भाई मैं कंक्लूजन याद कर लूं या इंट्रोडक्शन याद कर लूं, वो नहीं लेना चाहिए। बिकॉज जब आप प्रिपेयर करोगे ना, जब भी आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे, तो आप ऑटोमेटिक ही चीजें याद करोगे वो वाली। और जब आप फ्लो में लिखने आओगे ना, जब आप पेपर लिख रहे हो, तो जब आपको पता है 7 मिनट में मुझे ये क्वेश्चन खत्म करना है 150 वर्ड्स वाला, और 10 मिनट में 250 वर्ड वाला खत्म करना है, तो आप उस टाइम पे ये सोच ही नहीं सकते कि मैं कंक्लूजन सोच के लिखूं या इंट्रोडक्शन सोच के लिखूं। तो नेचुरली इट वुड कम आउट अगर आपने प्रिपरेशन करी है। बिकॉज आप जब प्रिपेयर करोगे, आप ऐसे की भी प्रिपरेशन करोगे, ऐसे में आपको एग्जाम्पल चाहिए, तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक होंगी। एथिक्स में आपको एग्जाम्पल चाहिए, वो ऑटोमेटिक दिमाग में होंगी चीजें। आप जैसे कैसे होता है इंट्रोडक्शन, आपको क्या है बेसिक चीजें, एसडीजी हो गए, हमारे बेसिक स्टैट्स हो गए, तो वही याद करने की एमएमआर क्या चल रहा है, आईएमआर क्या चल रहा है, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है, ये चीजें ही लिखते हैं हम सारे। क्या कोई नई स्कीम आई है, कंक्लूजन में यही होता है, स्कीम्स आई हैं कोई, क्या हम सजेस्ट, वे फॉरवर्ड होता है। ये चीज आप डे एंड डे आउट पढ़ ही रहे हो, आप जीएस में भी पढ़ रहे हो, सोसाइटी में पढ़ रहे हो, जो भी सोशल इश्यूज पढ़ रहे हो, वही उसी को आप जोड़ के कंक्लूजन लिखोगे, वही जोड़ के आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, कमेंट बस उसमें थोड़ा सा डेटा पॉइंट ज्यादा ऐड कर दोगे। तो उसका कोई लोड नहीं लेना कि भाई मैं कोई स्पेसिफिकली कंक्लूजन याद कर लूं या इंट्रोडक्शन याद कर लूं। उसकी प्रिपरेशन नहीं करनी। हाँ, उसकी प्रिपरेशन अलग से नहीं करनी। हाँ, तो उसकी प्रिपरेशन नहीं करनी है कोई एक्स्ट्रा, क्योंकि उससे फालतू में आपका दिमाग पे लोड बनेगा। या मेमोरी तो उतनी है ना याद करने की, कैपेसिटी सबकी उतनी है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा आंसर याद करके चले जाओगे कभी, तो वो नहीं हो सकता। हाँ यार, आप भी बोलो। उसके पेपर 2 में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स थे जो कि अनप्रेडिक्टेबल आते, आपने उनको कैसे टाइम दिया? यार ऐसे 1-2 अगर आ गया, ठीक है, जो आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, तो उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। अगर उसका ही सोच के चले गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बट 90% जो होते हैं, 10 में से 9 तो ऐसे ही होते हैं जो हमारी बेसिक बुक्स में सब में होता है, ठीक है, वो यू कैन इजीली राइट। एक जो होता है उसमें आप जब रीड करोगे, आप जब समझोगे कि बेसिक क्या है, कि कोई सैलरी चैप्टर से होगा,
या किसी ना किसी इनकम चैप्टर से होगा, किसी ना किसी चैप्टर से होगा। जो बेसिक आपको नॉलेज समझ आके आ रहा है उससे कंक्लूजन बनाओ, उसी से इंट्रोडक्शन बनाओ, जितना कंटेंट लिख सकते हो उतना लिख दो, ताकि 2-3 जीरो नहीं मिलेगा तो 2-3 नंबर ही मिलेंगे, मैक्स कितने ही मिलते हैं। अगर आप लिखते भी पूरा हो 4 नंबर 5 नंबर ही मिलते हैं, 2 मिल जाएंगे, खाली नहीं छोड़ना उसको। बट अगर आप कहोगे कि मैं उसके चक्कर में 2 बुक और पढ़ लूंगा, आपकी पहली बुक की पूरी आधी पूरी नहीं हो पाएगी, तो दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी टू फॉलो। आपने कहा था हर सब्जेक्ट के नोट बनाए, तो मैंने बनाया, आपने बनाया, तो क्या आप अपना शेयर कर सकते हो? ये एक्चुअली हाँ मेरा भी एक क्वेश्चन था कि आपकी बहुत एक्सेप्शनली गुड मार्क्स हैं इन ऑप्शनल 284 इज अ वेरी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं, तो आपने ऐसा क्या किया और आपने आंसर्स में ऐसा क्या इंक्लूड किया या नोट्स में ऐसा क्या इंक्लूड किया जो हम लोग कर सकते हैं? बस आपने भी कोई टॉपर्स पे रेफर किया होगा तो उनका भी बता दीजिए। यार मैंने कभी, वैसे मैं बताता हूँ, मैंने कभी किसी के नोट्स रेफर नहीं करे थे, क्योंकि मैं खुद बनाने में बिलीव करता था। मैंने खुद लिखे हैं, अपने हाथ से लिखे हैं, और जो मुझे चाहिए था मैंने वो लिखा कि मुझे ये टॉपिक ज़्यादा दिक्कत आ रही है और इस टॉपिक में मुझे ये वर्ड याद करने में दिक्कत हो रही है, इस डेफिनेशन में दिक्कत हो, तो मैंने वो लिखा। और मैंने बहुत छोटे छोटे वर्ड लिखे, छोटे छोटे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर को मैंने 20 पन्नों में या 50 पन्नों में खत्म करा। हाँ, मैथ्स मैंने 2 पेजों में खत्म कर दिया उसको। जैसे क्या होता है, हम कॉमर्स का ही लगाते हैं, कॉमर्स में आपको हेडिंग्स देनी जरूरी होती हैं। सारे बोलते हैं कि हेडिंग्स दो जो भी आप लिखते हो, ठीक है ना। जैसे कोई भी आंसर लिख रहे हो, रीजन लिख रहे हो, उसके नीचे हेडिंग्स डालो, तो सिर्फ हेडिंग्स फॉलो करके लिख लो आप अपने छोटे छोटे नोट्स में हेडिंग्स लिख लो, क्योंकि आपको इंग्लिश जो आगे लिखनी है वो आप लिख लोगे। सिंपल हेडिंग्स में आपको दिक्कत होती है, वो लिख लोगे एक जगह पे। मैंने वही करा था। बाकी अब मैं अपने नोट्स सर को शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे, बिकॉज मेरे पास रजिस्टर है, मैं सर को दे दूंगा, वो ही कैन जेरोक्स और शेयर विद यू। बट वैसे ही मैंने बनाए थे, और आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो कि अपने हिसाब से बनाओ, बिकॉज अपने आप लिखोगे ना तभी आप एक हफ्ते में पढ़ सकते हो उसको सारा। अगर किसी और के नोट्स पढ़ोगे तो आप पहले तो कंफ्यूज हो जाओगे लिखा क्या है और ये क्यों लिखा है, और फिर आपको अंदर से डर रहेगा हमेशा कि यार पूरा मैंने कवर करा है या नहीं करा, कुछ रह तो नहीं गया। तो ये डर को मिटाना है हमेशा कि मैंने अपने हिसाब से पूरा लिख लिया है, अब इससे बाहर होगा तो वो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो वो हमेशा अपने हिसाब से लिखो सारा कुछ। नोट्स पे कितना डिपेंड करता है सर, जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन रहती है, तो जीएस के नोट्स वगैरह तो कितना परसेंट उसका पार्ट रहता है? मतलब सर नोट्स कितने सपोर्ट करते हैं सर, जो खुद के नोट्स होते हैं एग्जाम? या मुझे कॉमर्स में तो काफी सपोर्ट करे थे, ठीक है। और आप जब दूसरे बनाते हो ना, आप एक बार रिवाइज करने से पहले आप जब उससे रिवाइज करते हो ना, आपका मोस्टली कवर हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो कुछ अनएक्सपेक्टेड आता है, वो तो हमेशा ही आता है आपका, क्योंकि हमेशा पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो बिल्कुल इजी, जो सारे टीचर सब बोलते हैं कि एक तो बिल्कुल इजी जो सबको आते हैं, एक जो मीडियम होते हैं जो आपको नॉलेज स्मार्ट वर्क से आप कर सकते हो, एक जो आप कोई भी नहीं कर सकते हो, जो कितना मर्जी आप नोट्स बना लो कभी भी नहीं सॉल्व कर सकते हो। जो नहीं कर सकते हो वो तो हमेशा ही नोट से बाहर होंगे ही होंगे आपके। तो और अब जो मीडियम रहेंगे वो आप फिर भी आपके स्मार्ट वर्क से और आपने जो नोट्स बनाए उसे रेफर करके आप कर सकते हो, और रिवाइज भी करना है आपको। और जब आप लिखते हो तो आपको चीज याद भी रहती है ज्यादा। अब मैं एक वर्ड बोलूं आपको और आप उसको नोट ना करो तो आप 2 मिनट में बाहर जाओगे, किसी से बात करोगे उस टाइम पे भूल जाओगे। बट वही आप लिखोगे तो फिर भी आपके दिमाग में एक इंप्रेशन रहेगा कि किसी ने कुछ वर्ड बोला था, और वहां पे जब प्रीलिम्स में बैठे होता है ना बंदा, वो इंप्रेशन जो एक दिमाग में छपा हुआ है ना, वो सबसे ज्यादा काम आता है। क्योंकि वहां पे क्या है, आपको टिक लगानी है। टिक लगाने के लिए एक सीधा वर्ड है, आपके दिमाग में क्लिक करा कि हाँ ये कुछ था, रिकॉल हुआ, तो आप उसको टिक लगाओगे। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो आपको जाके गेस वर्क करना ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कहोगे कि मैं बिल्कुल आते हुए क्वेश्चन करूंगा तो फिर आप 30-40 से ज्यादा कर ही नहीं पाओगे। थोड़ा सा आपको दिमाग, बट वही जो चीज आप रिमेंबर करोगे, थोड़ा सा एकदम से रिकॉल होगा, दैट वुड हेल्प यू इन एग्जाम। सर जैसे हम मार्केट में बहुत सोर्सेज है हाई कोचिंग के लिए, जीएस के लिए, उन सब के लिए। तो जो हम जैसे जीएस किसी कोचिंग से लेते हैं तो उसके जो सोर्सेज होते हैं, जो हमें नोट्स देते हैं, आर दे इनफ कि हम हर जगह से इकट्ठा करें और सभी से हर चीज़, हर सोर्स हमें ट्रैक करते हैं कि इसमें कुछ नोट्स नया होगा ही होगा। तो लाइक वो कंपाइल करके हमें बहुत सारे नोट्स देते हैं, तो आर दे इनफ और हमें और एक्स्ट्रा करना है? अगर आप सारे पढ़ सकते हो, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, तो ले लो।
दैट इज नॉट अ फिजिबल। आपको एक जिस पे भी आप भरोसा कर रहे हो, तो बट ये देखो कि उसकी कवरेज सारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिससे आपने लिया है उसकी कवरेज पूरी है ही नहीं पहले ही, तो देन दैट इट वुड बी रॉन्ग कि आप फिर भी रेफर ना करो। बट अगर उसकी कवरेज जो भी आप रेफर कर रहे हो उसकी इनफ कवरेज है, और आपने फिर आप मॉक दे रहे हो, ठीक है, टेस्ट लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि जो मॉक मुझे नोट्स दिए हैं उसमें से आ रहा है और आई कैन रेफर दैट, फिर आपको उस एक्स्ट्रा तो आप जितना मर्जी वो ले सकते हो, नोट्स तो कितने भी इकट्ठे कर लो। मुझे आज तक इतने नोट्स मिले हैं, जब भी मैं मॉक इंटरव्यू में जाता था कई जगह से मुझे वो नोट्स की बुक्स दे दी, करंट अफेयर की बहुत सारी चीजें मिली है, बट मैं कभी भी नहीं रेफर कर पाया, उनका टाइम ही नहीं हो पाता इतना। बट आपको लास्ट में तो वही है कि जिसपे आपको भरोसा है और जितना आपका पूरा हो सका वही करना पड़ेगा आपको। हाँ यार आप, थैंक यू। Sir, like with the studying, after attending the class, there will be like weekly test and monthly test. So it might happen that this week your portion get completed and test will be next week. So whether you are going to revising or managing it, or you are just appearing test, or like something test series if you have taken, or like on test, what is your comment basically? यार टेस्ट के लिए अगर आप टेस्ट में जिसमें भी अपीयर हो रहे हो ना, आई वुड सजेस्ट कि आप अगर टेस्ट में जा रहे हो तो प्रिपेयर करके ही जाओ, बिकॉज जब टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे ना तो इट वुड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। बट अगर आप बिना प्रिपेयर करे गए, जैसे मैं भी, मेरा लास्ट टाइम क्या, जब मैं जॉब के साथ प्रिपेयर करता था तो बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिलता था तो मैं टेस्ट में अपीयर हो जाता था, तो मुझे 250 में से 50 नंबर आए। खुद से अंदर से ऐसे फील आता था कि यार तैयारी करी ही नहीं है, कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूं। बट दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी आई वुड से। जब भी टेस्ट में जा रहे हो तो कुछ ना कुछ पढ़ के जाओ उस टेस्ट से रेलेवेंट, एंड सो दैट यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स एंड इट वुड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और कम मार्क्स आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा कम करेगा। अगर टेस्ट में जाना है तो पढ़ के ही जाना। सर साइंस एंड टेक के पोर्शन में मेरा साइंस काफ़ी वीक है। लास्ट टाइम साइंस मैंने 10th क्लास में पढ़ा था, उसके बाद फिर उसके टाइम पढ़ा, पर टू मंथ मैंने काफ़ी कंसिस्टेंटली उसको रिवाइज किया, माइंड में था तरफ सब स्टूडेंट्स पर। तो साइंस के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरा साइंस एंड टेक पे भी उसी तरह से कमांड बैठे जिस तरह से मेरी पॉलिटी इकोनॉमिक्स में। तो आपने कुछ एग्जैक्ट समझा उसके लिए रेफर किया, इस तरह से हमने प्रिपेयर किया? या मैंने उसकी प्रिपरेशन भी ऐसे ही करी कि आप जब भी पढ़ते हो ना एनसीईआरटी, तो यू कैन मेक अ नोट। आपको ना जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हो, सबसे अच्छी बात क्या होती है एनसीईआरटी में, एक तो सिंपल लैंग्वेज होती है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज वेरी हाईलाइटेड इन दैट, ठीक है। तो उसको आप हमेशा अपने नोट्स में कहीं जगह लिख लो, ठीक है, ताकि आप, और ऐसी कोई नोटबुक जरूर होनी चाहिए जो पेपर से पहले आप पूरी की पूरी, मतलब पेपर की एक हफ्ता पहले जो आप पूरी रेफर करोगे ही करोगे, ठीक है, जिसमें सारे कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी मेंशन इन दैट। तो उसमें आप हमेशा अपने मेंशन करो जो भी आप भूलते हो या फिर जिसको आपको इंपॉर्टेंट खुद से लगता है। मोर ओवर आप जब आप टेस्ट सीरीज देने बैठोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ लैक हो रही है, किस सब्जेक्ट में लैक हो रही है, बिकॉज जो बेसिक क्वेश्चंस है वो काफी सारे टेस्ट सीरीज में कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर वहां, अगर दिया टेस्ट है तो उसको रिवाइज करो, जो उसके आंसर दिए होते हैं उसको आपको पता लगेगा कहाँ पे मैं लैक कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और जिसपे लैक कर रहे हो यू शुड रीड उस चीज का, आपको जो नोट्स बनाया है उसको एक बार फिर से थोड़ा टाइम और लगाओ उस चीज पे, तो इट वुड हेल्प यू इन द फाइनल एग्जाम। करंट अफेयर काफ़ी डाइवर्स होता है, हर दिन न्यूज़ चेंज होती है, हर दिन कुछ नया होता है, तो उसमें हम कैसे पता करें कि उसमें रिलेवेंट क्या हो सकता है, और ये प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, मेंस से रिलेटेड है, प्रीलिम्स से रिलेटेड है, उसके लिए क्या करना है? ये जब आप पढ़ते हो, आपके सब्जेक्ट सारे आपको पता है, ठीक है, जब आप पढ़ते हो कि इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, ये उसकी न्यूज़ है, जो भी न्यूज़ आपके प्रीलिम में काम आएगी वही मेंस में काम आएगी, क्योंकि लिखना तो वही है ना, हमने ऐसे तो नहीं हम प्रीलिम के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, लिखना मेंस में अलग है, सेम सब्जेक्ट है, सेम सारा कुछ है। मोर ओवर आप कितने ही इंस्टीट्यूट जो हमारे सीएनए बना के देते हैं या कुछ भी बना के पीओएबी का नोट देते हैं, आई थिंक ज़्यादातर मेंशन करते हैं कि ये कौन से जीएस के साथ इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यू कैन ऑल्सो रेफर, कि मैंने जैसे करा था, मैं एक न्यूज़पेपर तो थॉरोली खुद पढ़ता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस खुद पढ़ता हूँ, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है आई कैन मार्क एंड राइट इन माई नोट्स। और एक मैं जो मुझे, जैसे मैं हिंदू नहीं कवर कर पाता, तो हिंदू के लिए आई यूज टू रेफर अर्लियर बायजूस का सीएनए। बायजूस डेली सीएनए पोस्ट करता था अपनी साइट पे, ऑल्दो दे हैव एंडेड नाउ कि दे आर नॉट गिविंग दैट नोट्स नाउ, बट पहले वो देता होता था हमारे टाइम पे। तो सीएनए के मैं प्रिंट आउट, मतलब पढ़ता जरूर था पीडीएफ उसका, बिकॉज मेरी फिर दो न्यूज़पेपर दोनों डेली कवर होते थे उससे।
तो इससे मेरी क्या हुआ, मेरा कुछ भी छूटता नहीं था। अगर एक एग्जाम एक पेपर में नहीं आया तो दूसरे में आया, तो उससे आपकी कवरेज बहुत वाइड हो जाएगी। बाकी जब भी आप प्रिपेयर करोगे, एक मैगजीन्स आती हैं, जैसे 360 मैगजीन आती है, विजन की, बहुत इंस्टीट्यूट्स की मैगजीन्स आती है। यू कैन ऑल्सो रेफर, जब प्रीलिम्स के टाइम पे थोड़ा सा आप उनको भी रेफर कर सकते हो कि जो चीज छूट गई है तो वो आपकी कवर हो जाए उसमें से। Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. आप सोशल मीडिया पे मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने सोशल मीडिया कंटिन्यू किया था फिर या फिर नहीं डिस्ट्रैक्शन सब अवॉइड करके आपने आइसोलेटेड करके प्रिपेयर किया था खुद के मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन? यार आइसोलेट करके ना कभी भी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो सकती आपकी, क्योंकि आपको पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और आप अगर आइसोलेट करके करोगे ना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आपको फ्रेंड्स चाहिए, सारे दोस्त चाहिए। जैसे माई वाइफ, शी नोज मी फ्रॉम लास्ट 8 years, ठीक है। तो शी नो माई CA जर्नी एंड UPSC जर्नी, सारी जानते हैं वो, ठीक है। बट आपको हर चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। कभी भी ऐसा ना हो कि आप अगर सोशल मीडिया पे लगे हो तो 2-3 घंटे आप सोशल मीडिया पे लगे रहे और आपकी प्रिपरेशन रह गई, क्लासेस रह गई, ठीक है। बैलेंस करके चलो आपको, क्योंकि सोशल मीडिया भी आपको एक नए वर्ल्ड से मिलने दिखाता है आपको क्या चल रहा है देश दुनिया में, तो वो भी आपको जानना जरूरी है। और माइंड भी तो फ्रेश करना है, तो हमेशा फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देना है, दोस्तों से भी मिलना है, सारा कुछ बैलेंस करके ही हो सकता है। बिकॉज ये जर्नी बहुत लंबी है, ऐसा नहीं है कि 1 साल, ठीक है 1 साल में भी हो जाता है, 2 साल में भी, 1 साल भी छोटा टाइम तो होता नहीं। बेसिकली पॉइंट ये है कि एक्सट्रीम में नहीं जाना, मिडिल पाथ फॉलो करना है। सो आप कंप्लीटली आइसोलेट करेंगे तो भी एक वो फीलिंग आती है कि आई एम सेक्रीफाइसिंग ए बिग, है ना। तो वहाँ से भी एक प्रेशर, स्ट्रेस क्रिएट होता है कि इस प्रिपरेशन के लिए मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ। तो फिर एक परफॉर्मेंस प्रेशर क्रिएट होता है कि अब तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। तो दोनों चीज़ों का आपस में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं है। तो पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया को लिमिट में यूज़ करना है। आप मन कर रहा है तो ठीक है 10 मिनट खोल के देख लिया इंस्टाग्राम, लेकिन वो लिमिट आपको पता होना चाहिए। एक मॉडरेशन आपको फॉलो करना है। और फिर एग्जाम से 2 महीने पहले मत करो। 6 महीने हैं तो मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो ठीक है देख लो, ओपन कर लो। मॉडरेशन इज द की, है ना। हाँ। और वर्किंग प्रोफेशनल, एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आपने हाउ डिड यू यूज योर वर्किंग अलोंग विद योर जॉब? बिकॉज काफी सारे लोग हैं जो वर्किंग के साथ भी प्रिपेयर करते हैं। हाँ जी। तो लास्ट में आपने रियलाइज किया कि आप वर्किंग के साथ में नहीं कर पा रहे हैं, बट पहले आप कैसे कर पाए? मीन्स सर बेसिक तो मैंने प्रिपरेशन करने के लिए तो यही मोड की, मेरा जो डेली का टारगेट है, चाहे मुझे रात को 4 बज रहे हैं चाहे 3 बज रहे हैं, तो मेरा टारगेट होके ही खत्म करके ही आई वुड बी स्लीपिंग। चाहे मुझे जितना मर्जी टाइम लगे, तो मेरा टारगेट हमेशा फिक्स होता था जॉब के साथ में। हाँ, जॉब के साथ में भी। और ऑफिस में भी जैसे लोग, मेरे दोस्त कई बार चले जाते थे कहीं पे, तो आई यूज टू गो देयर, बट मैं ज्यादा नहीं जाता था। जिस दिन मुझे मन लगता था कि मुझे लग रहा है यार आज बहुत थक गए हैं या फिर आज जाके घर पे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उसी दिन मैं जाऊंगा कहीं पे, वरना आई यूज टू स्टडी। घर आता हूँ अपना पढ़ता। ऑफिस में भी मेरे पास कई बार टाइम हो जाता है सर। सारे मुझे अभी ऑफिस में अभी भी कहते हैं कि यार जब पता लगा था क्लियर हुआ है तो यार हम तो घूमने चले जाते, तो फोन में अखबार पढ़ रहा होता था, अब पता लगा क्यों पढ़ रहा होता। राइट। तो वो तो मैनेज आपको खुद करना होगा। और जब आपको पता है कि आपका आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो आपके मेंटल अपने आप आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि मुझे पढ़ना है। जो बंदा सीरियस है ना, उसको टाइम की कभी कमी नहीं होगी फिर उसके बाद। वेरी वेरी गुड। मतलब आपको अपना टारगेट को बेस बनाना है और फिर उसको उसी टाइम में आपको कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो उसके लिए स्लीप कॉम्प्रोमाइज करनी है तो करनी है। हाँ सर। ठीक है।
और जैसे इनका काफ़ी अच्छे क्वेश्चन था विनय का कि आपकी जर्नी में कोई लो पॉइंट आया होगा, आते ही हैं, हाँ एक दो तीन चार पांच पता नहीं कितने सारे आते हैं। हाँ जी। तो कोई लो पॉइंट, मतलब जरूरी नहीं कि आप शेयर करें, दैट इज योर चॉइस, बट हाउ डिड यू ओवरकम दैट? बिकॉज वो आते हैं, हर किसी की जर्नी में आते हैं, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे सेकंड हो थर्ड हो, क्योंकि प्रोसेस इज सो लॉन्ग। Yes, sir. और मुझे तो हफ्ते में 3-4 लोगों के फोन आते ही आते हैं या मिलने आते ही हैं लोग कि ये पॉइंट है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आई कम अक्रॉस सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट हाउ डिड यू टैकल एनी सच इश्यूज? सर मेरा सबसे लो पॉइंट मुझे जब फील हुआ था कि 22 के अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू के बाद क्लियर नहीं हुआ। आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा गॉट वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू आल्सो। आई गॉट वेरी 190 मार्क्स इन इंटरव्यू, बस सिर्फ एक पेपर, ऐसे के पेपर के कारण मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो आई वाज वेरी डिजेक्टेड उस टाइम पे, मुझे लगा यार खत्म। और उसके बाद क्योंकि 4 दिन के बाद ही प्रीलिम्स था, बिल्कुल 4 दिन के बाद प्रीलिम्स था, तो मैंने फॉर्म भरा हुआ था। मैं तो बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि यार मुझे देना भी है, अटेम्प्ट देना भी है कि नहीं देना। मुझे तो लगा था इस बार तो क्लियर हो ही जाएगा, इंटरव्यू दे दिया है, सब कुछ हो गया तो हो जाएगा। बट जब नहीं हुआ तो आई वॉज वेरी डाउन उस टाइम पे। बट उस टाइम पे आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। मेरे पेरेंट्स यूज्ड टू से, भाई तूने इतनी प्रिपरेशन करी है, 2 साल से 3 साल से पढ़ रहा है, क्यों टेंशन लेता है? तूने इंटरव्यू के टाइम पे भी जो पढ़ा है वही प्रीलिम में आता है। सबसे अच्छी बात क्या है, जो आप प्रीलिम के टाइम पे पढ़ रहे हो, जो मेंस के टाइम पे पढ़ रहे हो, जो इंटरव्यू के टाइम पढ़ रहे हो, सेम चीज रहती है हमेशा। प्रीलिम में बस क्या होता है, थोड़ा सा वो जो एमसीक्यू टाइप का आता है वो भी उसी में से आता है जो इंटरव्यू के टाइम पढ़ रहे हो। इंटरव्यू में वही डिस्कशन होती है। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा था उस टाइम पे, सर कि तूने करी है तैयारी, तू कुछ मत सोच, तू अपना बैठ। और 2023 सिविल सर्विस का जो एग्जाम था वो सबसे टफेस्ट एग्जाम था प्रीलिम्स का, राइट, ठीक है। और सीसेट का सबसे टफेस्ट एग्जाम था। देन ऑल्सो आई क्लियर्ड विद 4 days ऑफ प्रिपरेशन। वो 4 दिन की प्रिपरेशन नहीं थी, वो पिछले 3 साल की प्रिपरेशन थी। ट्रू। और अगर उसी टाइम पे मैं ना बैठता तो आज मैं यहाँ खड़ा भी ना होता। उसी टाइम पे मेरा क्लियर हुआ था। So you have to go irrespective of what is happening outside. Just have to continue. Yes. और कभी सेल्फ डाउट भी आया होगा आपको आपको कॉन्फिडेंट था कि मैं क्लियर होऊंगा, लेकिन नहीं हुए, तो सेल्फ डाउट भी आया होगा कि इज इट पॉसिबल फॉर मी टू डू और नॉट? सर ये तो पार्ट था जर्नी का, क्योंकि कई बार क्या हुआ है, आप कंपेयर करते हो अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइक बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई डिड आर्टिकलशिप इन वेरी गुड फर्म, ठीक है, बिग 4 से मैंने आर्टिकलशिप करी, आई गॉट अ गुड रैंक इन सीए ऑल्सो। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी आगे चले गए इन टर्म्स ऑफ से सैलरी पैकेज और एवरीथिंग, तो सारे आगे चले गए। तो खुद को ऐसा आता है यार मैं क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद 2 साल भी हो गए, 3 साल भी हो गए, तो भी लगता है कि क्यों कर रहा हूँ। बट उस टाइम पे होता है यार। बट जब आपने सोचा है कि एम इतना, लाइक माई पेरेंट्स एंड माई वाइफ यूज्ड टू से कि यार इतना बड़ा एम रखा है तो फॉलो करो उसको, क्यों टेंशन ले रहे हो। जो आगे चले गए क्योंकि उनका एम खत्म हो गया था उस टाइम पे, ठीक है, उनका एम खत्म हो गया तो दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। बट तुम्हारा एम जब इतना आगे है, सीए तो तुम भी बन गए हो, बट तुम्हारा एम उसके भी आगे है, तो यू हैव टू सेक्रीफाइस, यू हैव टू गिव सम अपॉर्चुनिटी कॉज एज उससे, तो वो देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही है। और सबसे ज्यादा कि आपने जो जिंदगी के 5 साल दे दिए, 3 साल दे दिए, उससे ज्यादा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई भी चीज की नहीं है। पैसे तो फिर कमा लोगे, 5 साल जिंदगी के जो क्रूशियल पीरियड ऑफ योर लाइफ, ये मतलब पीक पीरियड होता है आपका लाइफ का एंजॉय करने का, आपने वो क्लासेस में दे दिया। अखबार पढ़ने के, जो लोग अखबार देखते भी नहीं है हमारी एज के लोग, बट आपने अखबार पढ़ने में टाइम लगा दिया, तो उससे ज्यादा क्रूशियल कुछ नहीं है ना। तो अब जब दे ही दिया है, तो प्रिपरेशन कर ही ली है, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट, आगे फिर। अच्छा, ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है सर, आपका सीए कौन से ईयर में निकला था? मेरा 19 में था। 19 में सीए क्लियर हुआ था एंड ही गॉट रैंक थ्रू आउट द सीए एवरी स्टेज। तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप तो सीए रैंक होल्डर रहे हो, जॉब सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है, तो आपके लिए तो बहुत आसान था तैयारी करना। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर जस्ट ग्रेजुएट, इनके पास कोई बैकअप नहीं है, तो उनको तो बड़ी टेंशन होती है। तो आपको लगता है कि सीए होने की वजह से और रैंक होल्डर होने की वजह से आपको एज मिली थी, कुछ एग्जाम में बहुत ज्यादा एज मिल गई थी आपको? सर इसकी मुझे एज सिर्फ कॉमर्स में, सीए में, ऑल्दो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास हमेशा से एक प्रोफेशनल, मेरे पास ये एवेन्यू रहा कि मैं कुछ ना कुछ और अपना प्रैक्टिस कर लूंगा। और सीए, मैंने एक चीज पढ़ी है कि सीए कभी भूखा तो मरता नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होगा तो रिटर्न तो फाइल कर ही देगा, ठीक है। तो ये चीज सीए की सबसे अच्छी बात रहती है कि बीइंग फाइनेंशियली सिक्योर इज अ गुड थिंग फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, जो ग्रेजुएट हैं, बट जो उनके पास एक और चीज है,
मैंने जब स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, मैंने सीए के बाद सोचा था कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस का 21 22 में क्या हाँ। होगा? हाँ। तो मैंने 20 में सोचा था कि मुझे सिविल 20 में। मतलब 29 में सोचा था लास्ट में कि मुझे सिविल सर्विस के अपेयर करना है। बट जो ग्रेजुएट है वो पहले सोच सकते हैं, Right. वो अपने कॉलेज के टाइम पे पढ़ करते सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो पढ़ सकते हैं, उनके पास टाइम ज्यादा है, उनके पास पूरे अटेम्प्ट देने का भी टाइम है, ठीक है, और वो अपनी प्रिपरेशन भी पहले शुरू कर सकते और इनफैक्ट सीए बनने से एक प्रेशर भी बिल्ड होता है, जैसे इन्होंने बताया ना कि हमारे दोस्त तो एंजॉय कर रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, बैंक बैलेंस है, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं उनके और हम अभी भी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट प्रीलिम्स में इंटरमीडिएट के पढ़े हैं, उसके ये बाद- अलग तरह का चैलेंज है जो चैलेंज और लोग फील नहीं कर पाएंगे। हैं। सीए बनने के बाद भी आप स्टूडेंट बन रहे हो, हाँ, राइट। सीए बनने के बाद भी स्टूडेंट बन रहे हो। जब सीए का एग्जाम का फाइनल का रिजल्ट आता है, आप सब सोचते हो बन गए, खत्म पढ़ाई, ठीक है, आप फिर से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, वो भी ऐसी कि जो सीए से भी ऊपर जाएगी, सीए के प्रेशर से भी ज्यादा जाएगी, हाँ, तो बहुत ज्यादा जाएगी, तो वो भी प्रेशर रहता है। बाकी सारे मुझे बुला रहे हैं कि चलते हैं यार, कहीं फॉरेन ट्रिप मार के आते हैं, हफ्ते के लिए चलते हैं, और मैं कह रहा हूँ नहीं यार, किसी की शादी में नहीं जा सक पा रहा हूँ, कोई ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ। वेरी वेल। सब सारे यही कहते हैं कि क्यों, पता नहीं क्यों नहीं जाता ये आदमी, आप किसी को बता भी नहीं सकते क्यों नहीं जाता। और या फिर आप उस टाइम पे आप जब भी बोलते हो कि यार मेरा तो एग्जाम आने वाला है, दोस्तों में बोलते हो, वो कहते तेरा एग्जाम ही नहीं खत्म होता, उसको क्या पता कि पहले प्रीलिम आएगा, मेन आएगा, फिर इंटरव्यू आएगा, फिर से प्रीलिम आ जाएगा। उसके लिए तो ये था ना कि एक अटेम्प्ट दिया, क्लियर हुआ, खत्म। एक सन्यासी वाली वो बन जाती हाँ। है ना, मतलब कि यार ये तो कहीं जाने वाला नहीं मुंह है, माया और लोग 2 बार 4 बार पूछेंगे, उसके बाद पूछना ही बंद कर देते हैं, फिर आपका भी मन होगा ना तो आप उनको बोल भी नहीं सकते कि मुझे जाना है। ये मैंने भी देखा है अपने केस में कि जब मैं फ्री होता था तो लोग फिर मुझसे पूछते ही नहीं थे, तो मुझे बिना पूछे ही चले गए। अब मुझे बाद में पता चला, अरे यार मुझे इस बार तो पूछ लिया होता। वो गलती उनकी भी क्या यार, 2 साल से पूछ के परेशान हो गए मुझसे, मैंने हमेशा मना ही किया है। और एग्जाम टाइम पे अगर आप मतलब एग्जाम आपको पता है कि पढ़ना पड़ा और आप चले भी जाओगे ना, तो अगर आप सीरियस हो तो एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि हमारी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है ना, वो डेली की है। आज जो हुआ अखबार में वो भी आपके लिए एक पूरा एक कोर्स है, एक आपको जो खत्म करना ही करना है, और वो कल नया कोर्स ऐड होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि वो चीज जो पुराना आपने छोड़ दिया वो आप फिर से पिक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हर रोज करना ही करना है, सारा करंट अफेयर कलेक्ट करने हैं, क्योंकि क्या पता कल के वाले में से ही आ जाए, क्या पता परसों वाले में से आ जाए, और क्या पता आप आगे स्टोरी लिंक ही ना कर पाओ। तो हमेशा आपको हर रोज अखबार करना है, जो भी करना है आपको करना ही करना है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज ऐसी है कि आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते, चाहे संडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, जो भी हो। How did you balance your GS with the optional? Because GS is never ending हाँ जी। and optional like ये भी कभी never ending, कोई भी optional होगा तो never ending होगा, because there is always scope of improvement. तो आप कैसे लाइन ड्रॉ करते थे on a daily basis कि भाई ऑप्शनल को बेस बनाना है आपको, फिर GS बाकी टाइम में करना है, या GS को बेस बना के बाकी टाइम में ऑप्शनल करना है? से इसको मैनेज करने के लिए मैंने तो अपना शेड्यूल बनाया था हमेशा से अपना, कि मुझे पता है कि मुझे 5 दिन GS1 पढ़ना है, 5 दिन मुझे ऑप्शन पढ़ना है। और मैंने कभी भी बुक्स को ऐसा नहीं इकट्ठा करा कि ये बुक भी ले लेता हूँ एज समवन आस्क्ड, कि ये बुक भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, 10 बुक और ले लेता हूँ। बुक्स तो मैं सारी जितनी मर्जी ले लूँ, अगर मैं एक भी नहीं पाया तो फायदा नहीं है। राइट। न्यूज़पेपर डेली काट के वो कटिंग करके, वो तो मुझे नहीं अच्छा लगता, वो इतनी बड़ी बुक हो जाएगी, कौन देखेगा उसको। फिर आप न्यूज़पेपर ही रख लो सारा, वो 100 दिन का न्यूज़पेपर ही बन जाएगा 2 साल तो आपका। ट्रू कि सर कोई इंटरव्यू में सर ट्रिकी क्वेश्चन शेयर करना चाहेंगे जो आपसे पूछा गया या आगे चलते हैं? या इंटरव्यू में ना कुछ भी ट्रिकी नहीं पूछते हैं वो, ठीक है। दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू, जैसे बोलते सारे हैं, होता यही है, ठीक है ना। जैसे मैं गया था तो बेसिकली उन्होंने मेरी जॉब के बारे में पूछा, तो आपस में जो उनका एक्सपीरियंस रहा उस टाइम पे, जैसे उस टाइम आई वाज इन द ट्रैफिक डिपार्टमेंट हरियाणा PCS में, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करा, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स में उन्होंने काम करा होता है। तो उन्होंने मुझे अपना, क्योंकि उस टाइम पे ट्रक्स की जैसे स्ट्राइक हो गई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको ट्रक्स की स्ट्राइक को कैसे रोकोगे। तो आपके जो एक्सपीरियंस, जिस जगह आपने काम करा है, जो आपका बैकग्राउंड है, दे टॉक अराउंड दैट ओनली। तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछते। ऑल्दो कई चीज़ों का आंसर आपको नहीं पता होता, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उनको जो लिटिग्रिटीज पता है वो आपको नहीं पता, ठीक है। उस टाइम पे सॉरी बोलना इज नॉट अ डिफिकल्ट, बिकॉज वो नॉलेज तो चेक कर ही नहीं रहे। तो बट जो उस टाइम पे काम रहना जरूरी होता है हमारा, तो वो बात हमसे ही करेंगे, हमारे रिलेटेड टॉपिक से ही करेंगे, बट उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है बस। सर अकॉर्डिंग टू यू आपके
ग्रेजुएशन, तो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करनी चाहिए, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड एक बार होता है कि सेकंड ऑप्शन बैकअप। नॉट एज इन बैकअप बट एज इन कि एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। यार अगर आपको लगता है कि मैं प्रिपरेशन करनी है मुझे, मतलब पीजी की कैसे आप मतलब उसका अगर आपको लगता है जॉब एवेन्यू है, ठीक है, मेरा हमेशा रहा है कि जॉब एवेन्यू जो भी आप डिग्री कर रहे हो आपको लगता है कि वो फ्रूटफुल रहेगी आपको, इट वुड ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज एंड फर्दर कैरियर ऑल्सो, अगर उसके लिए आपकी ऐड करेगी तो देयर इज नो हार्म इन परस्यूइंग, सिंस आपने अगर यूजी ही करा तो आपके पास टाइम भी होगा, अभी एज भी होगी, ठीक है, तो यू कैन परस्यू। बट हाँ, हमेशा ये जरूर देखना चाहिए कि उस डिग्री से मेरी कैरियर में, मेरी नॉलेज में कुछ एडिशन हो रही है कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ट्रू। जी मतलब डिग्री सिर्फ डिग्री लेने के लिए तो आज के टाइम में हर कोई समझ जाता है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर हो, चाहे वो इन लॉज की फैमिली हो। दो ही पर्पज़ की डिग्री लेते हैं हम लोग, या तो जॉब के लिए या तो शादी के लिए। तो एक डिग्री आपकी बेसिक डिग्री होती है, और उसके बाद अगर आपको आपके जॉब में या आपके नॉलेज में, जैसे बताया, अगर आपको कोई इंटरेस्ट है उस केस में, तो तब लेने का फ़ायदा है। अदरवाइज एक नॉर्मल आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है कि एक गैप क्रिएट हो गया है ना, लाइक यू कंप्लीटेड योर BBA और BCom और देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CA, CA कह रहा हूँ, UPSC के लिए। Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. सो आपका 2 साल का गैप हो गया, प्रीलिम्स दिया आपने, मेंस दिया, है ना, और एक आध बार सपोज किसी का फ्लंक भी हो गया, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर वो गैप को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू ए कॉर्पोरेट जॉब कि यू आर सिटिंग एट होम। आप बता सकते हो कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, बिकॉज दैट इज इट सेल्फ इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Even after completing your CA, if you are preparing for civil service, you can say I was preparing for the civil service for last 1 year, 2 year, and that is very valid reason. There is no need to justify. Otherwise, अगर आप बोलोगे कि मैंने ये डिग्री भी ली है, फिर वहां से भी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो एंड अगेन, मोर डिग्री डू नॉट मीन मोर मार्क्स, ये भी आप जान लो। अगर सिंपल BCom भी हो तो यू विल गेट वंडरफुल मार्क्स इन द इंटरव्यू, अगर उस दिन आपके लक स्टार्स ठीक चल रहे हैं, आपने क्वेश्चन भी आंसर ठीक कर दिए, बोर्ड भी ठीक मिल गया है ना, अभी वही बात हम कर रहे थे। तो अभी इस बार की हमारी एक स्टूडेंट थी शिवानी गुप्ता। शिवानी गुप्ता, शी इज़ ए सिंपल ग्रेजुएट एंड इट वाज हर 5th अटेम्प्ट, एंड व्हेन शी केम टू मी 7 days बिफोर द इंटरव्यू एंड शी वाज लाइक सर नथिंग इज प्रिपेयर्ड। मैं तो GSE कर रही थी, अभी तक मॉक दे रही थी, और कॉमर्स का तो मुझे कुछ नहीं पता। आई गेव सम इनपुट टू हर एंड शी वेरी वेल प्रिपेयर्ड दोज थिंग्स and she presented very well in the interview, and luckily जो questions हमने discuss किए थे mock में, वही questions उसी lines पे questions सबके आ भी गए, and she goes 200 marks, simple BCom, ठीक है। और हमारे और भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी IPS हैं, जैसे सुरभि त्रिपाठी, she is one of the student in so she got earlier she got 190, this time she got I think 160, you know, so मतलब IPS बनने के बाद भी आपके इंटरव्यू के मार्क्स डाउन जा सकते हैं, और सिंपल BCom होकर के भी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। सो आपस में कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है उसका, इन छोटी छोटी चीज़ों का कोई रिलेशन नहीं है, ये पॉइंट है। अल्टीमेटली आपको मार्क्स आने चाहिए, मेंस में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, इंटरव्यू में आप डिसेंट होने चाहिए, और हल्का सा लक भी होना चाहिए। लक भी रोल प्ले करता है आपके हिसाब से? लक तो प्ले करता है सर, लक तो इट वुड प्ले अ गुड अमाउंट ऑफ रोल इन योर सक्सेस एनी डे इन दी सिविल सर्विसेज, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हैं कि प्रिपरेशन जितनी मर्जी कर लो, प्रीलिम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी आप हेल्थ तो पूरा लक पे है ही है,
ठीक है, बट हाँ, तो लक तो हमेशा आपके साथ होना ही चाहिए अगर आपको सक्सेस लेनी है। तो लक को ठीक कैसे किया जाए? सर वो तो बाबा ही बताए। गोलगप्पे खाओ। Means the point is that it's not in our control. तो वो हमारे कंट्रोल में जो है वो हमें करना है ना, दैट इज द पॉइंट। क्योंकि ऐसा ना हो कि अब इन्होंने बोला कि लक अच्छा होना चाहिए तो आप लक के लिए फिर आप कुछ करना शुरू कर दो। सो एग्जाम की प्रिपरेशन करो, लक अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, some of the mistakes which you think you could have avoided in the initial attempts and you would have preponed your success, anything? So initial attempts में मेरी basic mistake थी कि in the prelims my coverage was not that wide, as I mentioned in 2021 when first in prelim I gave. So my coverage was not wide because मैंने NCERT नहीं रेफर करी थी, किसी की कोई मैगजीन नहीं रेफर करी, बेसिक बुक्स करी थी बस। तो आई थॉट कि जैसे CA में होता है कि याद कर लिया, आपको आता है, एडवांस चीज़ें देख ली, आपके क्वेश्चन सेम रहेंगे तो वही आएगा, बट इसमें कोई ऐसा श्योरिटी नहीं है क्या आएगा। तो और सेकंड में क्या था कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट नहीं करी थी। मुझे मेंस की प्रिपरेशन आइडली आपको प्रीलिम के साथ शुरू में कर देनी चाहिए। मेरी मेंस की प्रिपरेशन जब प्रीलिम खत्म हो गया, मेरा नाम आ गया, तब मैंने शुरू करी। तो उसके कारण मेरे पास मेंस में ऐसे की प्रिपरेशन करने के लिए इतना सफिशिएंट टाइम बचा ही नहीं था। तो उसके कारण मेरा 2 अटेम्प्ट खराब हुए। अगर मैं यही मुझे पहले पता होता कि मैं प्रीलिम वाइड करूं और मेंस की प्रिपरेशन साथ में शुरू कर दूं तो इट वुड हैव सेव्ड माय 1 or 2 अटेम्प्ट्स। राइट, ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, एनीवन? ऑनलाइन एक क्वेश्चन आया था अबाउट CSAT. Please give some tips for how to go ahead with CSAT since it's qualifying in nature but at the same time tricky also. तो CSAT का व्हाट आई फील इन द CSAT कि सम ऑफ पीपल थिंक कि मैं सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करूंगा, सिर्फ या लॉजिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे फोकस करूंगा। आई थिंक फोकस शुड बी ऑन ऑल 3 बिकॉज कुछ नहीं पता लगता, आप 2 भी प्रिपरेशन करके जा रहे हो और दो वाला भी बहुत दिक्कत में मतलब इट कुड बी अ वेरी डिफिकल्ट। जैसे 2023 में हुआ था, इट वॉज वेरी टफ एग्जाम, ठीक है, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। तो आपको प्रिपरेशन थॉरली उसकी भी करनी ही पड़ेगी, तीनों की, फॉर कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो, फॉर क्वांटिटी एप्टीट्यूड ऑल्सो एंड लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो, फॉर ऑल 3 यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। मोर ओवर आपको उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टेस्ट रहेंगे ताकि आपको प्रिपेयर हो पाओ कि जब भी एग्जाम अनएक्सपेक्टेड भी आ गया तो हाउ यू कैन हैंडल दैट। बिकॉज अगर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, तो किसी एक के लिए आएगा, उस टाइम पे आपकी लगा लो कट ऑफ सबकी कम जाएगी। तो आपको हमेशा अपने आप को उस इन्वायरमेंट में रख के एक बार टेस्ट देने जरूरी है ताकि आप कंडीशन हो जाए आपकी बॉडी की, एकदम से आ गया तो आपका माइंड, बिकॉज उस टाइम पे जब सेकंड एग्जाम देने जाओगे प्रीलिम वाले दिन तो आपका दिमाग थक जाएगा फर्स्ट के बाद। GS के एग्जाम में ऑल्दो एनर्जी कम लगती है बट दिमाग की बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है उसको डेटा फास्ट, ठीक है, तो आपका एग्जाम टाइम पे दिमाग थक जाएगा। तो हमेशा ऐसे ही करो कि पहले मैंने जैसे करा था कि मैंने दोनों पेपर एक दिन लगा के ट्राई जरूर करे थे। सेम फॉर द मेंस ऑल्सो, मैंने दोनों पेपर एक दिन में लिखने की ट्राई जरूर करा था, एक पेपर एक दिन में लिखा था। बिकॉज क्योंकि दूसरा पेपर के टाइम पे आपका दिमाग थका होगा तो आपको उस कंडीशन में भी आके ट्राई जरूर करना है पेपर एक बार। तो गो फॉर मोर एंड मोर टेस्ट फॉर द CSAT एंड फोकस ऑन ऑल 3, तो दैट आई थिंक वुड हेल्प यू इन क्लियरिंग द CSAT ऑल्सो। Okay, one last question. Because prelims is the most important stage हाँ जी। और उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो prelims में one thing that you would like to say कि ये तो करना ही करना है आपको। सो आई थिंक टेस्ट अटेम्प्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी अगर आपके पास टाइम है तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट यू मोर एंड मोर टेस्ट यू नीड टू अटेम्प्ट, बिकॉज जो क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ पे तो वो काफ़ी आपको प्रिपेयर करते हैं रियल वर्ल्ड के क्वेश्चन, बिकॉज वहाँ पे सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। और वैसे भी ये भी देखना है आपको करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, आजकल तो नया आ गया, आपने एलिमिनेशन बिल्कुल खत्म कर दिया, तो आपको उस हिसाब से कंडीशन होने के लिए आपको टेस्ट जरूर लगाने चाहिए प्रीलिम्स के, बट आई फील टू इंश्योर योर सक्सेस इन प्रीलिम्स। ट्रू। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा है कि सर प्रीलिम्स के टेस्ट देने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे फरवरी में हमने प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई स्टार्ट करी तो एक डिलेमा ये रहता है कि रिवीजन करें कि टेस्ट दें, और रिवीजन करने के बाद टेस्ट दें कि टेस्ट दे दें, देखा जाएगा, मतलब व्हाटएवर। तो और रिवीजन पैरेलली चलता रहेगा और टेस्ट अलग चलता रहेगा, वो अलग ही पूरा सिस्टम है कि रिवीजन के साथ टेस्ट इंटीग्रेट करने हैं या सेपरेटली ट्रीट करना है, या व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी एंड हाउ शुड वी गो अबाउट इट? या यू शुड कंसीडर जो आप टेस्ट देने में जा रहे हो ना वो भी एक आपकी रिवीजन ही है। कभी भी ये ना सोचो कि मेरा अगर मैं टेस्ट में टाइम लग गया तो रिवीजन के लिए टाइम कम हो गया तो मेरी रिवीजन नहीं हुई।
ये मानो कि जो आप टेस्ट दे रहे हो वो भी एक तरह से आप प्रिपेयर ही कर रहे हो ना अपने आप को, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड टाइम यू हैव यूटिलाइज्ड। तो हमेशा उसको कभी ये ना सोचो कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि टेस्ट देने भी जरूरी है। आप जितना मर्जी पढ़ लो, आप बट जब कंडीशन में उसमें बैठोगे ना तो आपसे नहीं लिखा जाएगा, नहीं हो पाएगा उसका, क्योंकि एकदम से कुछ ट्रिक क्वेश्चन आ गया, आपको आता हुआ भी आपने गलत कर दिया, मार्क गलती से कर दिया, उसके बाद आपको वो हो रहा है कि मैंने गलत मार्क कर दिया, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमेशा आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, और डोंट टेक कंसीडर कि टेस्ट लगाया तो टाइम वेस्ट हुआ है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रिवीजन। अगर आप दिन एलोकेट कर रहे हैं आपने, तो एलोकेट डेज फॉर द टेस्ट ऑल्सो अपने शेड्यूल में, कि मैं भाई 10 दिन टेस्ट में लगाऊंगा, ठीक है, 10 दिन लगाऊंगा, तो एक दिन आप जिस दिन टेस्ट लगा रहे हो उसके आगे भी एक लिख दो आप, मेरा एक दिन टेस्ट में ही लग गया, तो उससे आपके क्या होगा, आधा दिन लगा, आप 20 टेस्ट लगा लोगे। सर मॉक टेस्ट के मार्क्स मतलब एनालिसिस, वो हमारी जो प्रिपरेशन है उसको एनालिसिस करने के लिए वैलिड है या नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट में कभी नंबर ठीक आते हैं, कभी नहीं आते, कभी बहुत डाउन हो जाते हैं, तो उससे कंसिडर कर सकते हैं हम अपनी प्रिपरेशन को कि ठीक है या नहीं है। या जब आप मॉक दोगे ना, आपको खुद से अंदर से पता लगेगा कि मुझे आता था या नहीं आता था, मार्क्स कुछ भी हैं, जब आप दोगे आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है, बिकॉज वो भी मॉक भी अनएक्सपेक्टेड है, प्रीलिम भी बहुत अनएक्सपेक्टेड है, क्या पता वो उसी मॉक की लाइन पे आ जाए, ठीक है। तो मतलब अगर आपकी मॉक की कवरेज कम हुई है तो आपको और कवरेज करने की जरूरत है, तो इट रिप्रेजेंट कि आप अभी अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है, मॉक में अगर आपको नहीं आता। ऑल्दो आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होना कि मार्क्स कम हो गए, बिकॉज एनी डे क्या पता मॉक में ज़्यादा डिफिकल्ट आए, फाइनल डे पे इजी आ जाए पेपर, बट हाँ इससे आपको ये पता लगता है कि आपकी कवरेज कितनी है और आपके मन को संतुष्टि हुई कि नहीं हुई। अगर आपको मन को लग रहा है कि यार मेरी तैयारी अच्छी हो गई क्योंकि मुझे आते थे, इट्स अ गुड, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बट हाँ तो बट उससे डीमोटिवेट नहीं होना अगर कम हो गए मार्क्स, क्योंकि उस दिन एनी डे क्या पता इजी आ जाए, आपको आता हो। सर कितना ही पढ़ लो सेटिस्फेक्शन नहीं होता, आपको कभी हुआ है पढ़ने के बाद सेटिस्फेक्शन? वेरी गुड क्वेश्चन यार वो तो पेपर तक होगा ही नहीं कभी, वो जब क्लियर हो जाएगा ना उस दिन ही होगा आपको, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना सिर्फ सेटिस्फेक्शन उस दिन होगा, तो सेटिस्फेक्शन तो कभी होता ही नहीं, अगर सेटिस्फाई हो गए तो फिर अगले दिन क्यों पढ़ेंगे। सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता और तसल्ली भी नहीं मिलती है ना। एक जैसे बाकी एग्जाम्स में तो ऐसा होता है ना कि आपने इतना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, आपको पता है कि बस उतना ही पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे तो कभी टारगेट पूरा होगा ही नहीं, हमेशा फियर ऑफ मिसिंग आउट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमेशा लगता है कि और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हमेशा टारगेट मिस होते हैं, हमेशा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट इट? सर वो जो आपने बोला वही है कि हमेशा ये तो चलता ही रहेगा, प्रिपरेशन तो कभी खत्म होगी नहीं लास्ट डे तक, क्योंकि लास्ट डे भी क्या पता कुछ चेंज आ जाए, कुछ भी चेंज आता है, ये तो अपने तो कंटिन्यू स्टडी है, ठीक है, तो हमेशा वो तो करनी ही पड़ेगी अपने। और कवरेज हाँ अपना जो टारगेट रखा है, जो अगर आपने वो अचीव कर लिया दिन का, ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन जरूर आएगी, बट मिस होगा तो वो अगले दिन कवर हो जाएगा फिर, और क्या। Okay, so thank you very much for attending the session and wonderfully asking a lot of questions which you have in your mind, and that is the main purpose of actually having these sessions, because you already know all these things, but when you listen from a person who has already achieved something in your own field, so you get some kind of conviction that yes, it is the same thing which I was thinking. So the purpose of the session is this only. So once again I thank you, Jayant. Thank you. Wish you all the best. Thank you, sir. My best wishes are with you, and thank you very much everyone. All the best.